हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेलिस क्लास में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। इस दृष्टिकोण से हमने प्रयास किया है कि कुछ यूपी बोर्ड स्पेशल आपको दिया जाए ताकि आपकी परीक्षा बेहतर ढंग से हो पाए। उसी क्रम में मैंने आज यूपी बोर्ड 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसका जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र था उसको मैंने सॉल्व किया है, बिल्कुल व्याख्या और विश्लेषण सहित। ये मेरा प्रयास है कि जो पूरे परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, किस रूप में उसके प्रश्न आते हैं, किस रूप में हमें उसे लिखने हैं, इन सारी बारीकियों को हम बेहतर ढंग से इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरा भरोसा है कि अगर ये जो 2022 का प्रश्न पत्र है उसको आप अगर सॉल्व कर पाएँ हमारे साथ, तो ये मेरा विश्वास रहेगा कि आप आगामी जो परीक्षा है वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। एक और अनुरोध आपसे कि ये अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेलिस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट कक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आपके समक्ष लेकर आए हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग द्वारा यह परीक्षा आयोजित हुई थी, उसी का यह प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र की विशद व्याख्या और विश्लेषण करेंगे, साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न के जो स्वरूप हैं वो किस रूप से बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न पत्र से आप जो आगामी परीक्षा है उसको आप सहज तरीके से समझ सकते हैं कि प्रश्न के प्रारूप कैसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, हम देख सकते हैं कि ये लगभग 16 पेजों में है। आप देख सकते हैं, ये आपके समक्ष ये प्रश्न पत्र का जो PDF है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये 12, 14 और ये 16 पेजों में ये जो प्रश्न पत्र आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो हम एक एक करके उस प्रश्न पत्र को समझेंगे, उसकी विशद व्याख्या करेंगे और इससे आगामी जो आपकी परीक्षा है उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला प्रश्न है उसके खंड क, ख, ग, घ यानी 5 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। और खंड दूसरा प्रश्न है उसके भी 5 प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों में अंतर क्या है? पहला जो प्रश्न है वो गद्य से आता है जो 5 बहुविकल्पीय आते हैं, और दूसरा जो है पद्य से आता है जो 5 आते हैं। यानी 10 प्रश्न के ये पहले और दूसरे प्रश्न होते हैं। अगर याद हो स्टूडेंट्स तो आपको मैंने गद्य का जो प्रश्नोत्तरी सीरीज निकाली थी, बहुविकल्पीय सीरीज, उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो लगभग सारे प्रश्न इससे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने उस सीरीज को न देखा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वो जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसको ज़रूर देखें। चलिए स्टूडेंट्स, आज ज़रा देखें हम लोग। तो हम देखें पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, हम देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ये प्रश्न भी मैंने वहाँ हल कराया था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन है। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 और पत्रिकाओं के नाम हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। तो ये आनंद कादम्बिनी है, तो अगर याद हो स्टूडेंट्स तो ये जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है ना, यानी ये किसकी थी? प्रेमघन की थी, है ना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का नाम क्या था? आनंद कादम्बिनी। और हिंदी प्रदीप किसकी थी? तो ये भी हमने बताया था, याद हो अगर आपको, तो ये बताया था बाल कृष्ण भट्ट। याद आया स्टूडेंट्स? तो मैंने बताया था कि बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट। और ब्राह्मण पत्रिका है, तो ये जो ब्राह्मण पत्रिका है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। एक और पत्रिका का नाम है दिनमान, ये अज्ञेय की पत्रिका थी, सच्चिदानंद हीरानिवास सेन अज्ञेय। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? ब्राह्मण था। और इसके माध्यम से हमने ये भी देखा कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, और दिनमान के
अज्ञे थे। और ये भी हमें ध्यान है कि अज्ञे ने शुरू में संपादन किया था और बाद में रघुवीर सहाय ने, बाद में किसने किया था, तो हमें नाम अगर ध्यान हो तो रघुवीर सहाय, कौन थे, रघुवीर सहाय, है ना, इन्होंने भी बाद में इनका संपादन किया, किसका, दिनमान पत्रिका। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का क पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है ब्राह्मण। ठीक है स्टूडेंट, चले अगला देखें। इसमें अगला जो है ये दूसरा प्रश्न है, यानी पहले का क और ये ख हम देख सकते हैं। ख में है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, हमने इसकी भी चर्चा की थी। और वो रचना कौन सी थी, त्रिवेणी, याद है ना, कौन सी रचना है, त्रिवेणी है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि त्रिवेणी के 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। और त्रिवेणी में मैंने बताया था कि 3 कवियों की चर्चा है, कौन कौन से थे, सुर, है ना, तुलसी और जायसी, है ना, सुर, तुलसी और जायसी। तो ये 3 कवियों की यहाँ चर्चा है, जायसी की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो कौन सी है, त्रिवेणी है, जिसमें 3 कवियों का संगम है, सूर, तुलसी और जायसी। इन्हीं कवियों के लेके एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले प्रश्न में 2 प्रश्न देख लिया, यानी जो गद्य से जो प्रश्न आते हैं उसमें पहला पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम और दूसरा देखा रामचंद्र शुक्ल की रचना। ठीक है, तीसरा हम देखें जरा, ये ग, पहले का ग, कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो कर्मभूमि हम सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ये रचना है उपन्यास, क्या है, उपन्यास है। और ये भी हम जानते हैं कि इसको कर्मभूमि को लिखने वाले कौन थे, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम था कर्मभूमि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमने देखा कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें जरा। आगे हम देख सकते हैं ये पहले का जो घ है वो है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो 12 में पढ़ा होगा उसमें एक भाग्य और पुरुषार्थ है, उसमें स्पष्ट एक रचना ही है और ये लिखी गई है किसकी, जयनेंद्र कुमार की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, जयनेंद्र कुमार। ठीक है, इसका 5वां प्रश्न देखें जरा। 5वां प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका। तो ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है और जो पत्रिका थी सरस्वती। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, तो ये थी सरस्वती। और इसकी चर्चा मैंने इसके पहले भी की है प्रश्नोत्तरी सीरीज में कि ये 1903 में संपादक किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये भी हमने चर्चा की थी कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास। ठीक है ना, श्याम सुंदर दास, क्लियर है। ये हमने चर्चा की थी कि अगर प्रश्न कई बार आता है कि प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो वहाँ श्याम सुंदर दास भी हो सकता है क्योंकि वो संपादक वो हैं। अगर श्याम सुंदर दास का नाम नहीं है तो वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे और उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इन्हीं के कारण सरस्वती पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि पहले प्रश्न जो गद्य से आते हैं 5 प्रश्न, उसको हमने बारीकी से विश्लेषण के साथ समझने का प्रयास किया। ठीक है स्टूडेंट, अब आए दूसरा प्रश्न देखें जरा। दूसरा प्रश्न जो मैंने चर्चा की कि ये पद्य से प्रश्न आते हैं, यानी जो काव्य से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आते हैं। तो हम देख सकते हैं पहला प्रश्न है पद्मावत की रचना काल है। तो ये स्पष्ट है कि पद्मावत जो है कब लिखी गई थी। ये हम पद्मावत जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। ये तो क्लियर है, सभी जानते हैं कि जायसी के द्वारा लिखी गई थी। और ये जायसी किस काल के कवि थे, अगर ये हमें पता है तो हम स्पष्ट पता कर सकते हैं जायसी किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। तो स्पष्ट है कि जायसी या कह सकते हैं कि पद्मावत का रचना काल क्या है, तो वो है भक्ति काल। ठीक है स्टूडेंट, चले अगला प्रश्न देखें जरा। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति के रचयिता हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और सरोज स्मृति के बारे में ये एक चर्चित
कथा है कि सरोज जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी और वो काफ़ी कम समय में भगवान को प्यारी हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके दुख में उन्होंने ये एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक था सरोज स्मृति। तो हम कह सकते हैं कि सरोज स्मृति किसकी रचना थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ये भी कहा जाता है कि सरोज स्मृति जो है वो क्या थी? शोक गीत। क्या थी? शोक गीत। ठीक है, क्या थी? तो ये शोक गीत थी। और शोक गीत क्यों? क्योंकि इसमें अपनी जो पुत्री थी सरोज, उसके स्मृति में इन्होंने एक गीत ही लिखा है जिसका शीर्षक दिया था उन्होंने सरोज स्मृति। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला देखें जरा। ये ग यानी दूसरे का ग, इसमें है कि निम्नलिखित कवियों से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत ये छायावादी कवि थे, जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि थे। तो छायावादी के आरंभकर्ता में नाम इनका आता है महादेवी वर्मा, ये थे, और एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब भी हम छायावाद के स्तंभकार की बात करते हैं, 4 स्तंभकार थे, उसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो ये 3 निकल गए, तो बचे कौन? तो बचे नागार्जुन। तो यानी नागार्जुन को हम कह सकते हैं कि नागार्जुन जो हैं वो इन छायावादी कवियों में से नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चले अगला प्रश्न देखें जरा। ये अगला प्रश्न है 5वां, यानी दूसरे का अंग तार सप्तक के संपादक थे। तो ये प्रश्न, इसकी भी चर्चा हमने की थी जब हमने प्रश्नोत्तरी सीरीज हल कराई थी। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय थे, जिसमें नई कविताओं का संकलन था और नए नए कवियों को उसमें जोड़ा गया था। 7 कवियों को जोड़ा जाता था एक एक सप्तक। इसमें 4 तार सप्तक बने थे और 3 के संपादक अज्ञेय ने किए थे और चौथे का नामवर सिंह ने किया था। तो इसकी चर्चा मैंने इसके पहले भी की है। तो ये स्पष्ट है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानिवास सेन अज्ञेय थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये देखा कि जो 2 प्रश्न बनते हैं आरंभ के सामान्य हिंदी के, पहले के 5 और दूसरे के 5। तो पहले गद्य के 5 प्रश्न बने और दूसरे पद्य के 5 प्रश्न बने जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो इसको हमने समझने का प्रयास किया। अब आए हम देखें तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न ध्यान रखें, तीसरा प्रश्न जो आता है हमारे यहाँ वो गद्य और पद्य से जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट पहले गद्य से जो प्रश्न आते थे उसमें गद्यांश दे दिया जाता था और ये कहा जाता था गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। लेकिन अब प्रश्न का पैटर्न बदला हुआ है और अब प्रश्न गद्यांश दे दिया जाता तो उससे 4 या 5 पॉइंट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो तीसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो जन का प्रवाह हम एक बार पढ़ लें तो आपको ज़रा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन में अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निकासी जन नई उठती लहरों में आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन की संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध गद्यांश है और अगर हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि राष्ट्र का स्वरूप, क्या पढ़ा है? राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा है ना। तो ये जो गद्यांश है वो राष्ट्र के स्वरूप का अंश है, यानी ये गद्यांश किसका है? तो राष्ट्र के स्वरूप का है। और इसके लेखक कौन थे? तो ये भी हमने पढ़ा था उस समय। कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, यही थे ना, शरण अग्रवाल। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि इसके वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक थे और जो पाठ का शीर्षक था वो राष्ट्र का स्वरूप था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पाठ का शीर्षक क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम क्या है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इसके बाद देखें। इसमें यहाँ देख सकते हैं कि जो दूसरा प्रश्न बन रहा कि जल का प्रवाह का आशय लिखिए। तो हमने यहाँ देखा था ऊपर कि जन का प्रवाह के बारे में कि जब तक राष्ट्र रहेगा, कहने का जो शुरू का अर्थ है कि जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी
रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि जन का प्रवाह, यानी ये कह सकते हैं कि जो जन का प्रवाह का आशय ये हुआ कि जब तक राष्ट्र रहेगा, यानी जब तक ये राष्ट्र रहेगा तो और राष्ट्र की प्रगति होगी, तब तक जो है राष्ट्रीय जन की जो भावना है और उन पे रहने वाले जो जीवन हैं वो भी जारी रहेंगे। तो ये इसका अर्थ हुआ, यहाँ हम लिख सकते हैं। तीसरा हम देखें जरा, तीसरा है भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। ये हम कह सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी एक जुड़ाव उनका हुआ है। चौथा देखें, जन का जीवन किस तरह है। तो जन का जीवन संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ये हमने जब पढ़ा था, देखिए यहाँ देख सकते हैं जन का जीवन क्या है, संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। और अंतिम है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि इसमें रेखांकित अंश क्या है। रेखांकित अंश ये है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जन तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जन का जीवन जो है अनंत होता है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती, और जब तक ये राष्ट्र रहेगा और उस राष्ट्र की प्रगति रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा कि तीसरे जो गद्यांश है उसके 5 प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया। अब आगे देखें, इस तीसरे प्रश्न में एक अथवा भी आता है, जैसे 2 गद्यांश होते हैं और एक किसी गद्यांश को करना होता है। दूसरा हम गद्यांश देखें जरा, यहाँ दूसरा गद्यांश है ये अथवा में सॉरी स्टूडेंट, ये दूसरा है। इसमें आप देख सकते हैं भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से नष्ट होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये किसकी है, भाषा स्पष्ट है, ये भाषा और आधुनिकता हमने पढ़ा है ना, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, ये जो हमारा गद्य है उसका ये अंश है, उसका भाषा और आधुनिकता का अंश है। और हमने ये भी पढ़ा है कि इसके लिखने वाले कौन है, जी सुंदर रेड्डी, जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो आप समझ लेना कि ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता से ली गई है और इसके लेखक कौन है, जी सुंदर रेड्डी हैं। ये क्लियर है। चलें अब आगे इसको जरा समझने का प्रयास करें। देखें इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो स्पष्ट है पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा किसका अटूट अंग है, तो स्पष्ट है भाषा किसका है, संस्कृति का अटूट अंग है। ये ऊपर ही लिखा गया है, भाषा किसका अटूट अंग है, तो संस्कृति का अटूट अंग है। तो ये दूसरा भी हमने देख लिया। तीसरा प्रश्न है किसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जुड़ी जाती है। तो स्पष्ट है कि संस्कृति की गति, किसकी गति, संस्कृति की गति। यहाँ देख सकते हैं संस्कृति की गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। तो तीसरा हमने देख लिया। चौथा क्या है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक हलचलें जो हैं भाषा के परंपरागत प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ है सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा के परंपरागत प्रयोग हैं वो पर्याप्त नहीं हैं सांस्कृतिक हलचलों के लिए। ठीक है, अब जो पांचवा है इसका वो है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो रेखांकित अंश क्या है, वो रेखांकित अंश ये है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है ना। तो इसमें वही बात हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो भाषा का अभिन्न हिस्सा है, अटूट अंग है और इसके बिना अगर हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी पहचान ही पहनावा, खान पान, रहन सहन और भाषा से होती है। तो ये स्पष्ट है कि भाषा जो है संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देख लिया कि जो गद्यांश थे दोनों, एक पहला
और दूसरा ये जो अथवा में पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखें चौथा प्रश्न जो कि पद्यांश से लिया गया है, और ये पद्यांश है, देख सकते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा एक झीना नील छिपाए हैं जिसके सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये एक आपको पहचानने के लिए बता दूं, नील शब्द का प्रयोग अक्सर एक कवि करते हैं और जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये हमेशा नीले शब्द का प्रयोग खूब करते हैं। तो जहाँ कहीं अगर नीला आ जाए तो आप अमूमन ये पहचान सकते हो कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। वैसे भी ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी प्रसिद्ध महाकाव्य था उसी का एक अंश है, और श्रद्धा मनु सर्ग से लिया गया है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। तो स्पष्ट है ये जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं, और श्रद्धा मनु ये सर्ग से लिया गया, ये स्पष्ट है। चलें अब प्रश्न देखें जरा, इससे क्या क्या प्रश्न बना है। प्रश्न देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम तो हमने बता ही दिया कि जयशंकर प्रसाद, और कविता का नाम श्रद्धा मनु सर्ग। ठीक है, अब देखें श्रद्धा, दूसरा प्रश्न देखें जरा, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को, किसके हताश मन को? तो मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। और तीसरा प्रश्न देखें, रजनी किसका प्रतीक है। तो रजनी जो है रात्रि के अंतिम पहर की प्रतीक है। रात्रि का जो अंतिम पहर होता है, जो बीतना होता है और प्रातः होने की एक उम्मीद होती है, वहाँ ये रजनी प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चौथा देखें, सुख का नवल प्रभात कब आता है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि दुख की जो पिछली काली रात है उनके बीच सुख का प्रभात आता है। यानी दुख की एक काली रात आती है तो उसके बाद सुख का एक नव प्रभात आता ही है। ठीक है, और अंत में है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो हम देख सकते हैं कि रेखांकित अंश कौन सा है। तो रेखांकित अंश है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे श्रद्धा जो है मनु को समझाती हैं, और ये कहती हैं कि जिस प्रकार रात्रि का जो अंतिम पहर है उसके समाप्त होने के बाद नव प्रभात उदित होता है, नया सुबह उदित होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख अपने आप समीप आ जाता है। तो ये इसकी व्याख्या है जो उपयुक्त रेखांकित अंश है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें भरोसा है कि आपको लगभग ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलें, चौथा का एक और अथवा होगा, क्योंकि जैसे गद्यांश में 2 थे प्रश्न, वैसे ही पद्यांश में भी एक और अंश है इसका, उसको हम देखें ज़रा। ये है सुख भोगने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो स्पष्ट नाम से ये गांधी जी के बारे में कही गई है, और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बापू के प्रति, है ना, बापू के प्रति, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है 12 में, है ना। तो बापू के प्रति जो पद्यांश है, जो पद है, स्पष्ट है, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। किसने लिखा है? पंत ने लिखा है। सुमित्रानंद पंत इसके रचनाकार हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत, और ये शीर्षक क्या है? बापू के प्रति। तो आए प्रश्न देखें क्या क्या इससे पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कवि और कविता का शीर्षक लिखिए। तो कवि तो हो गए सुमित्रानंद पंत, है ना, और शीर्षक क्या होगा? बापू के प्रति। अगला प्रश्न देखें जरा, इसमें क्या बनता है कि मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है। तो सुख भोग खोजने आते सब। तो यहाँ जो कवि का इशारा है सुख की तरफ है। तो ये कह रहे हैं कि मानव नश्वर संसार में सुख खोज करने आता है, जबकि गांधी जी किस कारण से आए थे? वो सत्य की खोज करने आए थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मानव नश्वर संसार में सुख खोजने के लिए आता है। तीसरा प्रश्न देखें जरा, इसका तीसरा, मनुष्य, तीसरा देखें क्या है? तीसरा है मनुष्य क्या है। तो मनुष्य, इन्होंने कहा कि संसार के जग की मिट्टी के पुतले जन, यानी संसार के जग के मिट्टी के पुतले हैं। मनुष्य क्या है? जग के मिट्टी के पुतले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें। 2 और प्रश्न हैं इसमें।
चौथा है कि सत्य की खोज करने कौन आया, तो ये तो उससे स्पष्ट है कौन आया, बापू आए, यानी कि महात्मा गांधी आए। ठीक है। और अंतिम है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करें। तो रेखांकित पंक्ति क्या है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता, पंकज, पंकज कमल को कहते हैं जो कीचड़ से निकलता है, और मानवता का सरोज, सरोज कमल को कहते हैं, और पंकज भी कमल को कहते हैं, लेकिन पंकज जो कीचड़ से निकलता है, पंख धंज यानी कीचड़ से जन्म लेने वाला, और सरोज सरधंज जो ऊपर रहता है। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि पशुता के कीचड़ से तुमने मानवता का कमल खिलाया। ये गांधी जी के लिए यहाँ सुनसन पंथ का इशारा है, और गांधी जी को ये कहते हैं कि तुमने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज में बदल दिया। ठीक है स्टूडेंट। तो ये लगभग जो गद्यांश जो पूछे गए थे, पद्यांश दोनों, उसको हमने यहाँ देख लिया। अब हम देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो 5वां है, हम देख सकते हैं। इसमें लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है, और उसी के ख में कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ये 3 पूछे जाते हैं, और किसी एक लेखक और किसी एक कवि के जीवन परिचय के बारे में लिखना होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय पूछा गया है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी और APJ अब्दुल कलाम, इसमें से किसी एक लेखक के जीवन परिचय लिखना है। स्टूडेंट्स, हम 2-3 बातें जरूर बताएंगे कि आपको उस जीवन परिचय में लिखना क्या है, क्योंकि अगर पूरा हम जीवन परिचय बताएं तो काफ़ी लंबा वीडियोज़ हो जाएगा। हम ये ध्यान रखें कि किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय जब हमें लिखना है, तो उसके जो लेखकीय महत्व है, जो साहित्यिक योगदान है, उसके बारे में लिखना है, न कि उनके जीवन के बारे में। जीवन जैसे कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जन्म के बारे में ज़्यादा लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पढ़ा, यहाँ ये दिक्कतें हुई, ये परेशानियाँ हुई, उसकी चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पे जो भी लेखक हैं उनके बारे में उनका साहित्यिक परिचय देना, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। ठीक है। तो वो हम लिखेंगे, वो 8-10 पॉइंट ही हो, उसी को विस्तार करते हुए लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक, इसी रूप में हम कवि के जीवन परिचय में भी लिखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि कवि के जीवन परिचय में क्या है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और महादेवी वर्मा। तो इनका भी जो 80 शब्दों में लिखना होता है, उसमें भी ध्यान रखेंगे कि इनके साहित्यिक योगदान को लिखें। जैसे मैथिली शरण गुप्त का अगर हम लिखते हैं तो वो ज़रूर हम लिखेंगे कि कैसे इन्होंने जो इतिहास और परंपरा और संस्कृति उसको जोड़ते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं, और राष्ट्र कवि के रूप में कैसे ये विभूषित हुए, क्योंकि राष्ट्र परंपरा से जुड़े हुए सारे मुद्दों को उठाते रहे, महिलाओं का नया सम्मान दिया। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इनसे जुड़ी हुई, वो उन चीज़ों को हमें लिखना है जो कि रचना से जुड़ी हुई हो। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम ये लेखक और कवियों का जीवन परिचय देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखें। जो 6ठा प्रश्न आता है वो कथा भाग से आता है। तो कथा भाग में हमें 3 कहानियाँ पढ़नी है मूल रूप से, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर। तो इसमें से अगर 2 कहानी भी हम समझ लें तो वो हम एक कहानी को कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में करके प्रश्न ये बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये अक्सर पूछा जाता है पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट कहानी हम सभी जानते हैं कि रेणु जी की रचना है ना, पंडित सोनलाल रेणु, प्रमुख आंचलिक कहानीकार और उपन्यासकार। ठीक है। और बहादुर किसकी है, अमरकांत की है। ये हमें पता है ना, किसकी है, तो अमरकांत की है। तो हम पंचलाइट कहानी, जैसे हम पेट्रोमैक्स की कहानी है, ये कहानी हमने पढ़ी है, और उस कहानी को, उसकी कथा वस्तु का सार हमें लिखना है। तो उसको, जो कथा का सार है, उसको अपनी भाषा में हमें लिखना होगा। ठीक उसी रूप में बहादुर को भी, जो अमरकांत की कहानी है, कैसे बहादुर जो एक सामान्य सा नौकर है और उसकी भी अपनी जिजीविका है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, वो भी प्रेम का भूखा है, और उसकी जो मनोदशा है उसका बड़ा ही सही विश्लेषण यहाँ अमरकांत जी ने किया है। तो वो उन सारी चीज़ों को हम उस कथा वस्तु में हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलें अब अगला देखें, ध्रुव यात्रा कहानी का सारा उद्देश्य लिखिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का जो उद्देश्य है, हम सभी जानते हैं कि ध्रुव यात्रा में कैसे जो द्वंद्व में कवि लेखक जी रहा है कि हम भौतिकवादी युग में रहें या भोगवादी जीवन में रहें या फिर लौकिक में, उनके बीच का जो द्वंद्व है, उन्हीं द्वंद्वों की ये कहानी है ध्रुव यात्रा, कि हम जाएं या अपने परिवार को छोड़ें। तो उसी द्वंद्व की ये पूरी कहानी है। तो उद्देश्य से लिख सकते हैं कि जो मानसिक द्वंद्व है उस लेखक के बीच, उस मानसिक द्वंद्व की पूरी ये कहानी है, और उसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास इस कहानी में किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। चलें
ये हमने देखा अभी तक 6 प्रश्न हो गए। अब जो 7वां प्रश्न आता है वो हमारे खंड काव्य से आता है। क्या आता है? खंड काव्य से आता है। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि खंड काव्य प्रत्येक क्षेत्रवार, अलग अलग मंडलवार अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। और जो यहाँ झांसी मंडल में जो निर्धारित है वो है सत्य की जीत। ठीक है, तो सत्य की जीत से एक प्रश्न खंड काव्य से आता ही है। और अक्सर इसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो नायिका का चित्रण, और इसमें भी यही प्रश्न पूछा गया है कि द्रौपदी के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो सत्य की जीत मूल रूप से जो महाभारत है वहाँ जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उसके प्रसंग से ये लिया गया है, एक अंश को लिया गया, इसीलिए ये खंड काव्य है। और वहाँ द्रौपदी जो सवाल खड़ा करती है कि आप सभी जो बड़े लोग हैं उनके सामने एक महिला का चीरहरण हो रहा है और आप लोग आंखें बंद किए हो देख रहे हैं, तो ये जो उसका जो सवाल है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। यानी सत्य की जीत होती है, एक एक करके सबसे सवाल करती है, अंत में अपने 5 पतियों से भी सवाल करती है कि आपको किसने हक दे दिया कि नारी की अस्मिता के साथ आप खेलो, किसी नारी को आप दाव पे लगा दो। तो एक एक करके सबसे सवाल करती है और उनका किसी के पास जवाब नहीं होता, सभी निरुत्तर होते हैं। तो ये द्रौपदी का जो चरित्र है उनकी विशेषताओं को 4-5 पॉइंटों में आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 7वां प्रश्न जो है वो खंड काव्य से आया। अगला 8वां हम देखेंगे। अब यहाँ से ये खंड ख की शुरुआत होती है। अगर आपने मेरे पाठ्यक्रम को देखा हो, मैंने एक वीडियोज़ बनाया है कि 12 में जो इंटरमीडिएट कक्षा के जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पूरे पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है, जहाँ 30% की कटौती की गई है, वो सिलेबस क्या है। तो हमने बताया था कि खंड ख में संस्कृत और व्याकरण आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे खंड ख, जहाँ ये संस्कृत की शुरुआत होती है। तो पहला जो संस्कृत से 2 प्रश्न आते हैं, एक तो पद्यांश दे दिया जाता है और उसके एक गद्यांश दिया जाता है, एक पद्यांश दिया जाता है और उसकी व्याख्या करने को कहा जाता है या अनुवाद करने को कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 8वां का क जो है वो संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि ये संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाष भारवी भवभूत्यादियो महाकव्य स्वकीयो ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हदि विराजन्ते इयं भाषा अस्माभिः मातृसम्म सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वातंत्र गौरव अखंडत्व संस्कृतमेकत्व च संस्कृतमेव सुरक्षित शक्यते एवं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषानु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति। तो ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो किस गद्य से लिया गया है। तो ये जो है संस्कृत भाषाया महत्तम, कहाँ से लिया गया है? संस्कृत, ये हम देख सकते हैं कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषाया महत्तम। ये जो एक संस्कृत का जो संस्कृत दिग्दर्शिका का एक जो चैप्टर है उसी का है ये महत्तम, है ना, यही है ना, महत्तम। तो इस चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो हम देखें जरा इससे कैसे प्रश्न बने हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा महत्तम से ये लिया गया है और हम इसकी व्याख्या स्पष्ट कर सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास और भास के साथ भवभूत जो हैं महाकवि हुए हैं, जो यहाँ इन्होंने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से पाठकों के हृदय पे विराजमान हुए हैं। यानी उनके हृदय में ये भाषा आसमानी मातृसम, ये संस्कृत भाषा की प्रशंसा में और संस्कृत भाषा का जो महत्व है उसके बारे में ये पूरी इसकी अनुवाद की गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग ने कर लिया, देख लिया। आगे देखें, इसी में एक अथवा प्रश्न करके आता है, 2 आते हैं। तो ये एक और गद्यांश है, हम देख सकते हैं, वो है महामाना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता। तो ये जो है महामाना मालवीय, जो एक और चैप्टर है, क्या है? महामना मालवीय, है ना, महामना मालवीय। तो ये जो संस्कृत का गद्यांश है वहाँ से लिया गया है और यहाँ मदन मोहन मालवीय के चरित्रों का चित्रण है। तो इसी में कहा कि महामाना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार आश्रित, यानी माना जो मदन मोहन मालवीय थे, विद्वान थे, कुशल वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पत्रकार भी थे। परमश्च सर्वोच्च गुण जनसेवा, उनमें सारे सर्वोच्च गुण थे जनसेवा के। यथ कुत्रासी अयम जनान दुखद, यानी जब भी किसी लोगों को दुख में देखते थे, उनको पीड़ा में देखते थे, तो वहाँ हमेशा शीघ्र में उपस्थित थे, शीघ्र हमेशा उपस्थित हो जाते थे। सर्वविध
सहायस्य अकुरुत, सबकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव एवं, प्राणी की सेवा करना उनके स्वभाव में था। तो ये इसका अनुवाद हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आए हम देखें अगला जो श्लोक से आता है प्रश्न, वो देख सकते हैं कि इसमें जो ख है इसका, वो है यहाँ देख सकते हैं ख। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो पहला है विद्या विद्या धनम सदाय शक्ति परेशान परिणाम खलस्य साधो विपरीतमियान दानाया च रक्षणाय। तो ये जो है सुभाषित रत्नानी, हमने जो पढ़ा है पद्यांश सुभाषित रत्नानी है ना, रत्नानी। तो इस पद्यांश का ये अंश है और जिसको हम देख सकते हैं, जिसका अर्थ हम कर सकते हैं कि जो खल होते हैं या दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो जो खल व्यक्ति होते हैं, यानी देखें विद्या विद्या धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़ना, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो विद्या किस लिए ग्रहण करते हैं, तो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए करते हैं। लेकिन जब सज्जन व्यक्ति होता है तो विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये एक दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के अंतरों को यहाँ बताया गया है। अगला देखें, एक और पद है जो अथवा में है, किसी दोनों पदांश में से एक ही पद को करना होता है। न में रोचते भद्रम न उकुलस्याभिविवेकनम अक्रुध्यम मुखम पश्वम कथम क्रुधो भविष्यति। तो ये जो है जातक कथा से लिया गया है। ये भी हमारे जो चैप्टर हैं, क्या है, जातक कथा है ना, यही है ना, जातक कथा। तो यहाँ से लिया गया है कि न में रोचते भद्रम लुक्याभिविनचम अक्रुध्यम मुखम पश्यम कथम वृद्धो भविष्यति। यानी कहने का अर्थ ये कि मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, इस आक्रोशित का मुख तो देखो, न जाने क्रोध में कैसा होगा, कथम क्रोधो भविष्यति, क्रोध में यानी गुस्से में कैसा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये संस्कृत से इतने प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं, एक गद्यांश पद्यांश, और गद्यांश से भी अथवा में आते हैं और पद्यांश से भी अथवा में आते हैं। दोनों में किसी एक को हमें करने होते हैं। अब देखें यहाँ से व्याकरण की शुरुआत होती है। तो व्याकरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है 9वां प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों से। ये हमेशा 2 नंबर के प्रश्न इससे आते हैं। तो किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना है। तो हम देख सकते हैं कि पहला जो है आँख का तारा होना, तो हम सभी जानते हैं, अत्यंत प्रिय होना है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नाक में नकेल डालना यानी कब्जा करना या काबू में रखना है ना। और सावन हरे न भादो सूखे, यानी सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा, इसको हम लिख सकते हैं सदा एक सी दशा, एक सी दशा माने हमेशा एक ही स्थिति में रहना। ठीक है। और मक्खन लगाना, तो हम सभी जानते हैं खुशामद करना, किसी को खुशामद करना, चापलूसी करना, ये भी कह सकते हैं। तो सबके अर्थ हमने देख लिए और इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे आँख का तारा होना, तो कह सकते हैं कि राम का पुत्र दशरथ के पुत्र राम आँखों के तारे थे, यानी अत्यंत प्रिय थे, है ना। तो ये इस तरह से हम इसकी अर्थ के साथ साथ इसकी एक किसी एक की ही वाक्य में प्रयोग करना है। 4 विकल्प जरूर हैं, लेकिन किसी एक का अर्थ लेकर ही वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आए 10वां का क देखें। 10वां का जो क है वो है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है साक्षर। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ध्यान हो तो मैंने संधि के वीडियोज डाले हुए हैं और संधि पे प्रश्नोत्तरी सीरीज भी मैंने डाली है। अगर वो आप देख लेंगे तो संधि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी और काफ़ी बड़े आराम से आप संधि को कर पाएंगे और संधि विच्छेद कर पाएंगे और साथ साथ संधि का नाम भी पहचान पाएंगे। तो साक्षर का सही संधि विच्छेद तो ये मैंने पढ़ाया था, याद होगा अगर, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन था। स धन अक्षर है ना, यानी स का अ और अक्षर का अ मिलकर दोनों क्या हो जाता है, आ हो जाता है, यानी यहाँ दीर्घ संधि है। साक्षर में क्या है, दीर्घ संधि है। वैसे मैंने बता दिया आपको, ये जानना जरूरी है। तो साक्षर का संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा, स धन अक्षर, और संधि कौन सी हो गई, तो ये हो गई संधि आपको दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरा देखें, नरेंद्र में कौन सा, ये देखें जरा अगला, हाँ, नरेंद्र में का सही संधि विच्छेद। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है नर धन इंद्र। इसमें भी हम देख सकते हैं नर में लास्ट में अ है और दूसरा क्या है, ई है,
तो अ ई मिल के ए हो जाता है, ये क्या है, गुण संधि है। ये अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर वीडियो मेरा देख लें। तो ये क्या है, नरेंद्र है, और यहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि है। तीसरा देखें स्वागतम, स्वागतम में सुधन आगतम, क्या है, सुधन आगतम, और इसमें कौन सी संधि है, उ प्लस आ, ये जुड़ता है ना, तो अवा हो जाता है। तो ये हो जाता है, यहाँ क्या है, यण संधि है। वहाँ विस्तार से मैंने पूरे संधि को बताया है, वहाँ आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, सुधन आगतम, नरेंद्र का क्या हुआ, नरधन इंद्र, और साक्षर का क्या हुआ, सधन अक्षर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 10वां प्रश्न देख लिया। अब हम देखें 10वें में ख। ये जो है शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्म ने शब्द का विभक्ति और रूप, तो ये जब आप रूप पढ़ेंगे तो वहाँ आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसका रूप है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दूसरा देखें जरा, दूसरा है नामना, शब्द का विभक्ति और वचन, तो ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन रूप है। ये आप एक बार रूप एक बार देख लेना, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला देखें जरा हम लोग 11वां प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न में ये शब्द युग्म है। शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब एक समान उच्चारित स्वर हों थोड़े से अंतर के साथ और उनके अर्थ अलग अलग हो जाएं, तो वहाँ उनका सही अर्थ चयन करना है। जैसे शब्द है यहाँ श्रवण और श्रमण, तो श्रवण का अर्थ सुनना होता है ना, और श्रवण का अर्थ सावन महीना भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो सुनना कहीं नहीं है, तो विकल्प हम देखें सावन, ठीक है, और श्रवण का अर्थ होता है परिश्रमी, यानी जो मेहनत करे। तो इसका विकल्प सही क्या होगा, सावन और परिश्रमी। ठीक है स्टूडेंट, चलें इसमें हम दूसरा देखें जरा। दूसरा जो है अंश और अंश, है ना, तो इस अंश का अर्थ होता है कंधा और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा, है ना, तो ये इसका सही विकल्प है। अब देखें जरा, किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने हैं। किसी एक शब्द जैसे अंबर है, तो अंबर का हम सभी जानते हैं आकाश, है ना, एक आकाश होता है और एक नभ होता है, ये दो इसके अर्थ हो गए, है ना। चपला, चपला का विद्युत होता है, क्या होता है, विद्युत होता है। और क्या होता है, एक मिनट यहाँ देखें जरा, हाँ ये हो गया विद्युत, है ना, और एक बिजली भी कह सकते हैं, विद्युत और एक बिजली, ठीक है, बिजली हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक तीसरा क्या है, जड़, जड़ का हम कह सकते हैं कि नींव, ठीक है। और एक शब्द ये भी कह सकते हैं कि आधार, ठीक है। तो हमने देखा कि अंबर के दो शब्द, दो अन्य शब्द क्या हो गए, आकाश हो गए और नभ हो गया, और चपला का विद्युत और बिजली, है ना, बिजली। और जड़ का हमने क्या देखा कि नींव, है ना, और आधार, ये हमने देख लिया। अब आए जरा देखें ग, इसका ग जो है ये अनेक शब्दों के एक शब्द है, या कह सकते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का प्रयोग। तो अनुकरण करने योग्य काफ़ी आसान है, अनुकरण जो करने योग्य हो वो होता है अनुकरणीय, ठीक है। अमर होगा नहीं, अजर होगा नहीं, अक्षय होगा नहीं। वन में रहने वाला वनवासी, है ना, नगरीय तो नगर में रहने वाला, ग्रामीण जो गांव में रहता है, पहाड़ी जो पहाड़ में रहता है। तो ये काफ़ी आसान थे। तो अनुकरण करने योग्य क्या हुआ, अनुकरणीय, और वन में रहने वाला क्या हुआ, वनवासी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे देखें जरा। इसका हम अंग देखें जरा। ये शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो यहाँ अधिक पदत्म दोष है, यानी दो पद, एक जो काम शब्द पद कर सकता है, शब्द कर सकता है, वहाँ दो पद आ गए, दो शब्द आ गए हैं। जैसे अगर कवित्री है तो वो विद्वान होगी ही। तो हम अगर ये कहें कि महादेवी वर्मा विद्वान थी तो सही है, लेकिन अगर विद्वान हटा दें और ये कहें कि महादेवी वर्मा कवित्री थी तो ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा कवित्री थी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। दूसरा देखें जरा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो अध्यापक है तो रहें, तो यह क्या होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्या होगा, रहे हैं, ठीक है, ये बहुवचन का रूप है। तुम मेरे में मत बोलो, तो यहाँ होगा तुम मुझसे मत बोलो, मेरे में नहीं बल्कि मुझसे मत बोलो। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो यहाँ होगा मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने लड़के को
पढ़ाया है ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे जरा देखें। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न में ये जो काफ़ी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण खंड पूछे जाते हैं, यद्यप 2-2 अंकों के ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो रस, अलंकार और छंद से प्रश्न होते हैं, ये निश्चित ही आते ही हैं। तो हम देख सकते हैं 12वां का जो है रस है, श्रृंगार रस, शांत रस, ये भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपको देखना हो तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अलंकार रस पे मैंने वीडियोस बनाया है। तो श्रृंगार रस को देख सकते हैं कि श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, रति होता है ना, क्या होता है, रति होता है। और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वेद। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि रति भाव से जब एक नायक नायिका को देखता है या उसमें प्रेम का भाव प्रस्फुटित होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और कोई भी आप एक श्रृंगार रस का वहाँ उदाहरण दे सकते हैं, मेरी भवबाधा हरो राधा नगर से, या कुछ भी कई पद हैं श्रृंगार के जो आप चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन मानहु सुरसरिता जलूसी जो बीन बिहारी की एक रचना, उसको बोल सकते हैं। कोई भी एक रचना वहाँ दे सकते हैं। शांत रस में रामचरितमानस के कई प्रसंग हैं जो शांत रस से जुड़े हैं, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। सॉरी। अब आज देखें दूसरा, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। तो हमने अगर अलंकार पढ़ा है तो ध्यान होगा कि अनुप्रास अलंकार ये क्या है, शब्द अलंकार है, और रूपक क्या है, अर्थ अलंकार है ना। तो अनुप्रास में हमने बताया था कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना। जैसे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तरुणी तनिजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और रूपक, जब किसी के रूप उसमें मिल जाए, उपमान उपमा और उपमान दोनों एक हो जाएं, तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो जैसे इसका मुख चंद्रमा है, इसका सीता का मुख चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा के समान है चंद्रमा, दोनों के रूप एक हो गए हैं, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा है छंद और दोहा और सोठा, छंद का लक्षण और उदाहरण। तो ये बेटा इसमें जो है आपको देखना होगा कि ये छंद हैं, दोहा और छंद। तो इसके मात्राएं चलती हैं। जैसे दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं चलती हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे में क्या चलता है, 13 मात्राएं, 13 और 13, और दूसरे और चौथे में क्या चलता है, 11 और 11 मात्राएं चलती हैं। और ठीक इसके उलट क्या होता है, सोठा होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं चलती हैं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, और सोठा में बिल्कुल उल्टा, यानी कि 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये हम इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो 13वां प्रश्न है, वो प्रश्न आता है आवेदन के रूप में, पत्र के रूप में आता है आवेदन। तो इसमें कई प्रश्न आते हैं, तो शासकीय पत्र ही होते हैं। तो पहला देख सकते हैं, लिखा छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखें। तो बैंक अधिकारी को संबोधित करते हुए उसके एक नियम हैं जिसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ समझ सकते हैं कि बैंक अधिकारी सेवा में जो भी बैंक अधिकारी, शाखा प्रबंधक है ना, और जिस बैंक का नाम हो बैंक का नाम लिखिए, फिर विषय लिखिए कि खाता खुलवाने हेतु, फिर अपना नाम लिखिए कि मैं अभ्यर्थी ये हूँ, ऐसा हूँ और मुझे खाता की आवश्यकता है, इसलिए भौतिक करके। तो ये आप इस रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा है कि अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें। तो जो अधिकारी हो उसको संबोधित करते हुए सफाई हेतु अपना एक पत्र भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखें, और ये अंतिम प्रश्न है जो इसमें आता है, वो है निबंध। तो निबंध में जो निबंध के स्वरूप होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, उन निबंधों से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक खंड से पूछे जाते हैं। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण। दूसरा है स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। तो इसमें किसी भी एक विषय में हम निबंध लिख सकते हैं। कुछ चर्चाएँ जरूर मैं निबंध के बारे में थोड़ी सी कर दूँ कि निबंध में जरूर आप ध्यान रखें कि प्रस्तावना लिखें। सबसे पहले प्रस्तावना में उसका जो मूल भाव है वो शुरू में आ जाना चाहिए। बीच में व्याख्या जरूर करें, और व्याख्या के साथ साथ उसमें कुछ कोटेशंस, प्रमुख कथन हों, वो आप ज़रूर दर्शाएं उसमें। और लास्ट में बीच में फिर उसके बाद उसके पक्ष विपक्ष, आलोचनात्मक टिप्पणी उसमें होनी चाहिए, है ना।
और अंत में उसका निष्कर्ष। तो ये निबंध शैली लिखने का तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आज हमने 2022 में जो सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ था उसको हमने सॉल्व कराया, और सॉल्व इसलिए नहीं कराया, इसलिए कराया कि इसके माध्यम से जो आगामी परीक्षा है काफ़ी सन्निकट है, वो परीक्षा जो होनी है उस परीक्षा को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, उसके जो प्रारूप हैं उसे समझ पाएंगे और उसको आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें। थैंक यू।